कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं म्यूजियम। मूवी की शुरुआत में डिटेक्टिव हिसाशी नींद में अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोच रहा होता है। असल में हिसाशी अपने काम की वजह से अपने बीवी और बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता। इसी के चलते एक दिन वो अपने बेटे के जन्मदिन में रात को बहुत लेट पहुंचता है। अब हिसाशी की बीवी हारुका उसका ये बर्ताव देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो हर दिन यही करता है, जिसके चलते गुस्से में हारुका अपने बेटे को लेकर हिसाशी को छोड़कर चली जाती है। तभी हिसाशी भी अपने सपने से बाहर आता है और उसे फोन पर मर्डर प्लेस में बुला लिया जाता है, जहां हिसाशी का न्यू पार्टनर निशिनो वो मीटिंग कर रहा होता है, क्योंकि जो उसने देखा था वो सच में बहुत दर्दनाक और भयानक था। हिसाशी भी वारदात वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि इसके हाथों को वायर से बांधा और फिर इस पर 3 कुत्ते छोड़ दिए, जिन्होंने इसे जिंदा नोच डाला और इसकी बॉडी भी अब कोई पहचान नहीं पा रहा है। इसके बाद हिसाशी आसपास चेक करता है तो उसको एक ग्रीन कलर का फ्रॉग मिलता है, जिसके बाद वो निशिनो के साथ ऑफिस में आता है। लेकिन रास्ते में उसे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कॉल आता है। जब हिसाशी वहां पहुंचता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि कुत्ते की वॉमिटिंग करने की वजह से उसके पेट से ये कागज निकला, जिसमें कुछ लिखा हुआ देखकर मैंने तुरंत आपको कॉल कर दिया। अब हिसाशी उसे पढ़ता है तो उसमें एक पनिशमेंट लिखी हुई थी, इनटू द डॉग फूड, जिसके बारे में वो अपने बॉस को भी बताता है और कहता है कि वो किलर हमारे लिए क्लू छोड़ रहा है और अगला क्लू भी वो शायद जल्द ही छोड़ेगा। लेकिन हिसाशी का बॉस उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और तभी एक ऑफिसर वहां आकर उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करके सभी को बता देता है कि असल में ये डेड बॉडी एक 26 साल की औरत अकेमी की थी, जो फैक्ट्री में काम करती थी। 3 दिन पहले इसके बॉयफ्रेंड ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी। अब पुलिस बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है, जहां उस लड़के का बॉयफ्रेंड यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो मर चुकी है। वहीं हिसाशी फोटो में उस लड़की के कुत्ते को देखकर और उस लड़की का कुत्तों द्वारा मारे जाने पर और कुत्ते के पेट से पनिशमेंट निकलने पर उसे शक होता है और वो उस बॉयफ्रेंड से पूछ ही पड़ता है कि अगर मैं एक डॉग की बात करूं तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा। अब बॉयफ्रेंड उसे कुछ बताने ही लगता है कि तभी होता है सीन शिफ्ट और अब हम देखते हैं सुत्सुमी को, जो गेम्स खेल रहा होता है। उसकी मॉम उसके लिए खाना रखकर काम के लिए चली जाती है। सुत्सुमी भी आराम से खाना खाकर वापस गेम खेलने में लग जाता है, लेकिन तभी उसकी कोई बार बार डोरबेल बजाने लगता है। सुत्सुमी इग्नोर करता है, लेकिन बाद में वो व्यक्ति अंदर आने के लिए दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है। अब इससे सुत्सुमी को डर भी लगता है कि भाई ऐसा जबरदस्ती अंदर कौन आ रहा है। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर बहुत सारी आवाजें निकालता है और तरह तरह की आवाजें निकालता है, जिससे बाहर वाले को ये लगे कि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन दरवाजा अनलॉक करके वो आदमी अंदर आने लगता है और सुत्सुमी भी किचन की तरफ नाइफ लेने के लिए भागता है। लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो एक फ्रॉग मैन उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर उसे वो अपनी फैक्ट्री में लेके आता है। सुत्सुमी को जब होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और फिर फ्रॉगमैन उसे बताता है कि तुम्हारे फादर की डेथ के बाद तुम्हारी माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन तुमने कभी मेहनत नहीं की। तुम सारा दिन अपने रूम में बैठे गेम्स खेलते रहते हो और सोते रहते हो। इवन तुम अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते। और इस असेसमेंट का रिजल्ट है तुम गिल्टी हो, यानी मुजरिम, और एक गिल्टी हमेशा पनिश होता है। उसके बाद दोस्तों वो उसे लात मारकर गिरा देता है। इसके बाद सीन एक लड़का और लड़की पर आता है, जहां लड़का जबरदस्ती लड़की को एक फैक्ट्री में ले जाकर गलत काम करवाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की कुछ ऐसा देख लेती है जो उसकी चीख निकाल देता है। वहां पर होती है सुत्सुमी की बॉडी, जिसकी ये हालत कल रात उस फ्रॉगमैन ने की थी। अब पुलिस भी मौके पर सुत्सुमी की पहचान कर लेती है। वहीं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि सुबह ही सुत्सुमी की मदर ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि सुत्सुमी अनएम्प्लॉयड था और वो घर पर ही था, कंप्यूटर और सब कुछ ऑन था। तो फिर सुत्सुमी घर से मिसिंग कैसे हो सकता है। वहीं हिसाशी को एक नया कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा था पीड़ित माताओं के लिए। तभी हिसाशी को पास में एक वेट मेजरमेंट मशीन मिलती है, जिसे किलर यूज करता है। अब हिसाशी और उसका पार्टनर निशिनो साइट से निकलकर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहां वो दोनों सुत्सुमी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसे अचानक कहां किसने उसके साथ ये किया होगा। इसी बीच हिसाशी पानी डालने के लिए एक आदमी को बोलता है और वो नोटिस करता है कि उसके थंब में लगी हुई है, जिसके उसके दिमाग में एक सिचुएशन आती है। वो निशिनो का गाल पकड़कर उसे कहता है कि तुम सुत्सुमी की जगह पर अपने आप को रखो, सोचो 2 मिनट के लिए, और सोचो तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए हैं और किलर तुम्हारा गला काट रहा है तो तुम क्या करोगे। निशिनो कहता है मैं उसका थंब काटूंगा। तभी हिसाशी को ख्याल आता है कि मैंने अभी अभी कटा हुआ थंब देखा उस आदमी के पास, और जब वो उस आदमी की तरफ दोबारा देखता है तो वो वहां पर नहीं होता। हिसाशी बाहर भागकर भी चेक करता है, लेकिन वो आदमी वहां से जा चुका होता है। अब ऑफिस पहुंचकर हिसाशी यही सोचने लगता है कि ये कोइंसिडेंस था या फिर वही आदमी किलर था। ये सोचते सोचते ही हिसाशी की आंख लग जाती है। फिर वो अपने बेटे और बीवी के ख्यालों में चला जाता है।
जहां उसका बेटा अपना जन्मदिन उसके साथ मनाना चाहता था, लेकिन हिसाशी के लेट होने की वजह से उसका बेटा उसकी रात देखते देखते सो गया। मतलब साफ था कि हिसाशी अपनी बीवी और बच्चों को वक्त देने के बारे में सोचता ही नहीं था। तभी हिसाशी की आंख को उसका सीनियर खोलता है, जो हिसाशी को बताता है कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड को कुत्तों से एलर्जी थी, इसलिए उसने अपने कुत्तों को कचरे में फेंक दिया। अब हिसाशी को लगता है कि इस लड़की का मर्डर और सुत्सुमी का मर्डर एक ही किलर ने किया है और दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसके बाद ऑफिस में हिसाशी का सीनियर सभी को बता रहा होता है कि किलर सिर्फ बारिश में ही बाहर निकलता है और उसके मर्डर्स वेल प्लान्ड होते हैं। तभी उनके पास एक ऑफिसर आकर कहता है कि मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अकिमी और सुत्सुमी 3 साल पहले एक मर्डर केस में जजेस बने थे। अब हिसाशी ये सुनकर शॉक हो जाता है। हिसाशी बताता है कि क्रिस्टल मर्डर केस में मेरी वाइफ भी जज बनी थी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कहीं अगला नंबर हिसाशी की बीवी का ही ना हो। वहीं हिसाशी को अब अपनी वाइफ की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी वाइफ हारुका ने 2 हफ्ते पहले ही हिसाशी को छोड़ दिया था। अब हिसाशी का बॉस सबको काम में लगा देता है, जहां कुछ ऑफिसर्स क्रिस्टल केस की फाइल को चेक करते हैं, जहां पर एक शिंगुरू नाम के आदमी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसने एक लड़की की बॉडी को डॉल की तरह एक शीशे के बॉक्स में पैक कर दिया था। फिर पुलिस इंटेरोगेशन में उसने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस इसे हॉस्पिटल लेके गई ताकि वो पता लगा सके कि कहीं शिंगुरू पागल तो नहीं, और हॉस्पिटल में ही इसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम किलर को गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। आज बारिश भी लगी है और तभी रेडियो में बताया जा रहा होता है कि एक जज 4 दिन से गायब है, और यही न्यूज उस जज की बीवी और बेटी देख रही होती है। किलर तभी उनके घर के बाहर एक बॉक्स रखकर चला जाता है और यही बॉक्स उस जज की एक सीक्रेट लवर को भी मिलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है 2 ऑफिसर पर, जहां एक बताता है कि जज कोइजुमी का मर्डर हो चुका है और कोइजुमी को वर्टिकली बीच से काटकर आधा पार्ट उसकी वाइफ को और आधा उसकी सीक्रेट लवर को दे दिया गया है। इसके बाद होती है सभी ऑफिसर्स की मीटिंग, जिसमें दिखाया जाता है कि जूरी और जजेस जो इस केस में इन्वॉल्व थे वो टोटल थे 9, जिसमें से 3 को तो मार दिया गया है और अब सिर्फ बचे हुए हैं 6, जिनकी तस्वीर सभी को दिखाई जाती है। और लास्ट में हिसाशी की वाइफ हारुका भी उनकी लिस्ट में है। बाद में एक पुलिस ऑफिसर को एक फीमेल जज की डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है, जहां वो ऑफिसर एक वेयर हाउस में पहुंचता है, जिसमें किलर ने उस जज को एक फ्रीजर में जमा करके मारा होता है और कार्ड में पेनल्टीज लास्टिंग ब्यूटी लिखा होता है। जज बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करती थी और ऐसा लगने ही नहीं देती थी कि वो 50 साल की है। वहीं पुलिस वाले भी 5वें जज के पास पहुंचते हैं, लेकिन किलर वहां भी अपना काम करके गया होता है। किलर ने इस जज के मुंह में बहुत सारी सुइयां घुसाई होती है और वहां पर भी पुलिस को एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था swallowing sentence 1000 needles। हिसाशी को अब इस पूरी छानबीन से दूर रखा जा रहा था, क्योंकि इस केस में अब उसके फैमिली मेंबर्स भी थे और इसके चलते पर्सनल इमोशंस भी इस केस में आ सकते थे। लेकिन वो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे खतरे में थे। उसे ऑफिस से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं होती, लेकिन हिसाशी चुपके से बाहर निकल जाता है और सीधा अकियामा के पास पहुंच जाता है, जो कि उसकी वाइफ हारुका की दोस्त थी। अकियामा हिसाशी पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से उसे हमेशा अकेले ही सफर करना पड़ा, मिसकैरेज के वक्त भी, समझे। अब ये सुनकर हिसाशी सुन पड़ जाता है और सीन भी सीधा 2 ऑफिसर्स पर शिफ्ट होता है, जो अकियामा के घर आते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर अकियामा का बॉयफ्रेंड मिलता है, जिससे वो बताते हैं कि हमें हारुका की तलाश है और लास्ट टाइम उसके फोन से अकियामा को ही कॉल आया था। लेकिन अकियामा का बॉयफ्रेंड कहता है कि वो काम पर गई है, आप वहीं जाकर पूछ लीजिए। दोनों ऑफिसर्स बिना वक्त गंवाए अकियामा के पास पहुंच जाते हैं। अकियामा समझ जाती है कि कोई ना कोई सीरियस मैटर तो जरूर है, इसलिए वो उन्हें बता देती है कि हारुका मेरे घर में ही रह रही है, जिस पर वो तीनों अकियामा के घर जाने लगते हैं। लेकिन एक ऑफिसर अकियामा को कहता है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने तो हारुका के बारे में कुछ नहीं बताया। अकियामा कहती है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। तब उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि वही आदमी किलर है और वो किलर भी हारुका और उसके बेटे को बॉक्स में डालकर ले जाने लगता है। वहीं हिसाशी भी अकियामा के घर पहुंचने वाला होता है कि तभी वो गाड़ी में किलर को देख लेता है, फिर कार से उसका पीछा भी करने लगता है, लेकिन किलर उसे चकमा देकर अचानक उसके सामने आ जाता है और हिसाशी गाड़ी संभाल नहीं पाता, जिससे गाड़ी पलट जाती है। अब किलर वहां आकर ट्रक से उसकी गाड़ी को टक्कर मारने लगता है, लेकिन हिसाशी बड़ी मुश्किल से होश में आकर बाहर निकल जाता है। अब किलर उसके सामने तो आता है, लेकिन हिसाशी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो कुछ नहीं कर पाता और वो किलर हारुका और उसके बेटे को लेकर चला जाता है। इसके बाद हम 3 साल पहले का वक्त देखते हैं, जब कोर्ट में शिंगरू को सजा सुनाई गई थी। असल में शिंगरू ने एक औरत और उसके 4 साल के बच्चे की हत्या की थी, जिसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।
सजा को सुनते ही शिंगरू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पुलिस उसे वहां से लेके जाती है। वहीं सभी जजेस के कोर्ट से निकलते ही कोई आदमी उनकी फोटो खींच लेता है। हारुका भी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और न्यूज में शिंगरू ने हॉस्पिटल में सुसाइड भी कर लिया है। हारुका घर आने के बाद किचन में खाना बनाने लगती है, लेकिन हिसाशी बहाना कर देता है कि मुझे ऑफिस में जरूरी काम है और अपने बेटे को कहता है कि बेटे अगले वेकेशन में मैं साथ घूमने के लिए तुम्हें पक्का लेके जाऊंगा, और ये कहकर वो निकल जाता है। असल में हिसाशी तब भी अपनी पत्नी और बेटे को वक्त नहीं देता था। हारुका तब भी उससे परेशान थी और बेचारी किचन में रोने लग जाती है। जिसके बाद सीनियर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हिसाशी अपने बीवी और बेटे की याद में डूबा होता है। तभी निशिनो उसके पास आकर सारे जजेस और क्रिस्टल केस की डिटेल्स लेकर आता है। उन्हें देखकर हिसाशी कहता है कि ये सारे मर्डर्स एक ही सीरियल किलर ने किए हैं। अब निशिनो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि शिंगरू ने तो आत्महत्या कर ली थी, तो ये मर्डर कर कौन सकता है। जिस पर हिसाशी कहता है कि शिंगरू बेगुनाह था, उसने उस बच्चे को और उसकी माँ को नहीं मारा था, किसी और ने मारा था, और वो ही अब उस केस के जजेस को मार रहा है। और तभी वो फ्रॉगमैन यानी कि किलर खिड़की के बाहर आकर हिसाशी और निशिनो को अपनी तरफ आकर्षित करके भागने लगता है। जिस पर जाहिर सी बात है कि हिसाशी उसका पीछा कैसे न करता, आखिर उसके बेबी और बच्चे खतरे में जो हैं। अब वो किलर जानबूझकर हिसाशी को अपने पास बुलाता है, लेकिन हिसाशी का जल्दी जल्दी में एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो निशिनो को उसका पीछा करने के लिए कहता है। बाद में निशिनो के फोन से किलर हिसाशी को बिल्डिंग की छत पर बुलाता है, जहां हम देखते हैं कि किलर ने निशिनो के हाथ पैर बांधकर उसे बिल्डिंग से लटकाया होता है और निशिनो सिर्फ उसकी टाई की वजह से बचा हुआ है। यहाँ किलर हिसाशी से कहता है कि मैं कोई किलर नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें अपनी आर्ट गैलरी में लगाना चाहता हूँ। मैंने बहुत काम किए, लेकिन मेरे एक सबसे बड़े काम का क्रेडिट शिंगरू को दे दिया गया, सिर्फ मीडिया, अफवाहों और कुछ एविडेंस के चलते। और तभी धूप आने पर वो किलर अपने गले में खारिश करके निशिनो को वहां छोड़कर चला जाता है। बिल्डिंग से नीचे गिरकर निशिनो की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। हिसाशी कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हिसाशी निशिनो की बॉडी के पास बैठा होता है। तभी उसके साथी वहां आकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुमने उसे अकेले क्यों भेजा। हिसाशी कहता है कि वो क्रिस्टल केस का बदला ले रहा है, क्योंकि उस समय जजेस ने गलत आदमी शिंगरू पर फैसला सुना दिया था, जबकि वो मर्डर शिंगरू नहीं बल्कि किसी और ने किए थे। हिसाशी उन्हें ये नहीं बताता कि किलर को उसकी जरूरत है, क्योंकि अगर वो ये चीज बता दे तो शायद वो लोग हिसाशी को एक कमरे में बंद कर दे, और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो वो अपने बीवी बच्चों को कैसे बचाएगा। तभी कुछ ऑफिसर्स उसे बॉस के पास ले जाने के लिए आते हैं, जहाँ रास्ते में हिसाशी गाड़ी से कूद कर ही भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे जेल में बंद करने के लिए ले जाया जा रहा है। हिसाशी उनके चंगुल से भाग निकलता है और एटीएम से 5 लाख रुपए निकालने के बाद अपना फोन ही तोड़ देता है। वहीं हिसाशी का सीनियर भी उसकी हर एक गतिविधि पर ध्यान देता है और ऑफिसर से कहता है कि किलर से पहले मुझे डर है कि कहीं हिसाशी मेरे हाथों न मारा जाए। अब वहीं हिसाशी भी ब्लैक मार्केट से गन खरीदता है और एक रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां एक कस्टमर को किसी चीज से बहुत एलर्जी थी। उसने कुक को खाना बनाने से पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी गलती से कुक ने वो चीज उसके खाने में डाल दी थी, जिसके चलते वो कस्टमर कुक पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब ये देखकर हिसाशी का दिमाग दौड़ता है। उसे याद आता है कि निशिनो को जब किलर ने पकड़ा था तब अचानक से सूरज निकल आया और वो अपने गले में खारिश करने लगा था, जिसके बाद निशिनो को छोड़कर वो वहां से जल्दी में निकल गया था। तो क्या किलर को सनलाइट से एलर्जी है? ये सवाल मन में लेकर वो इस चीज के बारे में साइबर कैफे पर जाकर रिसर्च करता है, जहां वो देखता है कि हाँ, सनलाइट से भी एलर्जी होती है। अब इस सवाल का जवाब मिलने के बाद उसका दिमाग और तेज दौड़ता है। उसे याद आता है कि जितने भी जजेस के मर्डर हुए हैं वो बारिश के वक्त ही हुए थे और वो किलर हिसाशी के सामने भी बारिश में आया था, लेकिन सनलाइट की वजह से वो भाग गया। और तभी वो फ्रॉग का मास्क पहने रखता है, क्योंकि फ्रॉग भी बारिश में बाहर निकलते हैं। अब ये सब जानने के बाद वो हॉस्पिटल में छानबीन करने लगता है। वो ये देखना चाहता है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसा है जिसे सनलाइट से एलर्जी हो, लेकिन उसे वहां ऐसा कुछ नहीं मिलता। लेकिन लास्ट में हॉस्पिटल में मिकी नाम की एक डॉक्टर होती है, जो उससे अच्छे से बिहेव नहीं करती और कहती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन का ऑफिशियल लेटर लेकर आओ। जिस पर हिसाशी समझ जाता है और वो उस पर गन तान कर कहता है कि मेरे पास बहुत कम समय है। फिर वो डॉक्टर डर कर उसको एक पेशेंट की फाइल निकाल कर देती है, जिसका नाम होता है करिश्मा। हिसाशी भी बिना वक्त गंवाए करिश्मा के घर के लिए निकल जाता है और वहीं हमें किलर को भी दिखाया जाता है कि जो कि उन सब की फुटेज को देखकर बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि उसने उन सभी को बेरहमी से मार दिया है। अब करिश्मा के घर पर हिसाशी भी पहुंच जाता है, जो गेट से न जाकर पीछे से घर में घुसता है।
उसके घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचता है तो करिश्मा का असली चेहरा उसके सामने आता है। असल में करिश्मा ही सीरियल किलर है, क्योंकि हिसाशी को वहां फ्रॉक मास्क मिलता है और एक रूम में उसे बहुत सारी फोटोज भी मिलती हैं जो कि उसकी और उसकी बीवी की है। वहीं वो देखता है कि उसके घर में करिश्मा ने सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ है। ये देखकर हिसाशी बिल्कुल शॉक हो जाता है कि इसकी तो एक एक चीज पर नजर थी। तभी वो एक कार्ड भी देखता है जिसमें लिखा था पेनल्टी लीव हस्बैंड। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, करिश्मा हिसाशी के पीछे से आकर उसे मारने लगता है। उसके बाद हिसाशी और करिश्मा के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें किलर हिसाशी को बहुत बुरी तरह मार देता है, फिर उसे बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देता है जहां सीसीटीवी कैमरा और उसकी बीवी और बच्चे के पुतले रखे हुए हैं और एक बॉक्स में लिखा था प्लेइंग विद डैड। जब हिसाशी उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक पजल और एक रिकॉर्डर रखा हुआ था, जिसमें करिश्मा ने हिसाशी को एक मैसेज दिया था कि उसके बच्चे को मैंने जन्म के वक्त के जितने वेट में काट दिया और मैंने उसे सजा दी क्योंकि उसकी माँ को सफर करना पड़ा। और बॉक्स में एक चैलेंज है जिसे कंप्लीट करने पर सारी चीजें रिवील होना शुरू हो जाएंगी। अब ये सुनकर हिसाशी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। पर हिसाशी को तड़पता हुआ देखकर करिश्मा को बहुत आनंद मिलता है। हिसाशी अपनी बीवी के पुतले में गन रखी हुई देखता है जो कि असली है और उसमें गोलियां भी हैं। वो करिश्मा के इरादे को समझने के लिए इस पजल को सॉल्व करने में लग जाता है, जहां करिश्मा उसको खाना भी देता है। अब क्योंकि हिसाशी उस कमरे में बहुत देर से बंद था तो वो बर्गर खा लेता है। खाते खाते उसे अपने बेटे और बीवी के साथ बिताए कुछ पल याद आते हैं और जब वो उस पजल को कंप्लीट होता हुआ देखता है तो उसमें एक पिक्चर बनी होती है जो कि बिल्कुल उसके बेटे की पेंटिंग जैसी थी। अब वो ये सोचकर लॉकर में पिन डालता है कि उसकी फैमिली से रिलेटेड ही कोई पासवर्ड होगा, लेकिन कोई भी पासवर्ड सही नहीं था। उसके पास उस पजल को कंप्लीट करने के बजाय और कोई रास्ता भी नहीं बचता। अब हम करिश्मा को भी देखते हैं जो किसी मीट से बर्गर को बना रहा था और ये वही बर्गर है जो अभी अभी उसने हिसाशी को दिया था। ये किसका था, खैर वो तो कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वो हिसाशी की गतिविधियों पर अपनी पूरी नजर बनाए रखते हुए साइबर कैफे पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हिसाशी ने सनलाइट एलर्जी के बारे में काफी रिसर्च की है और कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में भी। पुलिस फिर उन सभी हॉस्पिटल्स में पहुंच जाती है, जहां आखिर में वो मिकी से हिसाशी के बारे में पूछ पड़ते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो आया था, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये सुनकर हिसाशी का बॉस समझ जाता है कि जरूर मिकी को कुछ पता है और वो अपने ऑफिसर से पुराने सभी सीरियल किलिंग केस के बारे में छानबीन करने को कहता है, जहां उन्हें एक केस मिलता भी है जिसमें एक घर में 2 डेड बॉडीज मिलती हैं और सिर्फ एक ही बच्चा सरवाइव कर पाता है और उसे यूवी एलर्जिक डिजीज थी। उस बच्चे का नाम करिश्मा सनई था। वहीं और चीजें खंगालने पर उन्हें पता चलता है असल में वहां 2 बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम करिश्मा और दूसरी का मिकी था, जिसे बाद में एक डॉक्टर ने अडॉप्ट कर लिया था और ये मिकी मतलब करिश्मा की बहन है। वहीं हिसाशी को करिश्मा एक और बर्गर देता है और कहता है कि पजल में 1000 पिग्स हैं जिसे सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। हिसाशी उससे पूछता है क्या मेरी बीवी और बच्चे दोनों साथ में हैं? करिश्मा कहता है कि तुम्हारे बीवी और बच्चों के साथ जो भी हो रहा है या होगा या हुआ हो वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हें तो इस केस में बहुत इंटरेस्ट था ना। तुमने उन्हें छोड़ दिया, उनकी कोई तुम्हें फिक्र नहीं थी। तुमने उनकी फीलिंग्स को धीरे धीरे मारा, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त, और अब तुम उन्हें सेफ देखना चाहते हो। कभी तुम्हें उनकी फिक्र नहीं हुई। जिसके बाद हिसाशी अपनी बीवी और बच्चे के पुतले के पास जाकर कहता है मैंने तुम्हें नहीं मारा। और दोस्तों इसी के साथ कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम हिसाशी और उसके फादर को देखते हैं। हिसाशी के फादर भी पुलिस में थे। एक दिन जब हिसाशी की माँ की मौत हो गई तो हिसाशी के फादर उनके पास 5 घंटे बाद आए और तब से हिसाशी ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। और एक दिन उसे अपने फादर की डेथ की भी न्यूज मिली, जिस पर वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और वहां से जाने लगता है। लेकिन एक माँ और बेटी वहां कर उसे थैंक यू कहते हैं। वो हिसाशी को बताते हैं कि तुम्हारे फादर ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब ये सुनकर हिसाशी के होश उड़ जाते हैं। वो काफी रोता है कि मैं कितना गलत सोच रहा था। असल में हिसाशी पुलिस की नौकरी से सख्त नफरत किया करता था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसके फादर ने किसी और के परिवार के लिए अपनी जान दे दी, तब उसे समझ में आया कि पुलिस की नौकरी परिवार को सेफ रखने के लिए की जाती है और ये परिवार जरूरी नहीं कि अपना ही हो, किसी का भी हो सकता है। हिसाशी का अपना परिवार भी था, लेकिन इसके चलते हिसाशी अपने परिवार की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया और इसीलिए दूसरों को बचाने के लिए वो अपने बीवी और बेटे को वक्त नहीं देता था, क्योंकि नौकरी ही उसकी ऐसी थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में और हिसाशी अपनी बीवी और बच्चों से माफी मांगता है, उन्हें समय ना देने के लिए, उन्हें हमेशा अकेले फील करवाने के लिए, और अब उनसे वादा करता है कि वो उन्हें जरूर बचाएगा। हिसाशी बिना वक्त गवाए जल्दी जल्दी उस पजल को सॉल्व करने में लग जाता है, जहां सॉल्व करते ही उसको 3 लेटर्स मिलते हैं, EAT यानी ईट, और ये पासवर्ड करेक्ट भी होता है।
पीछे मुड़कर हिसाशी बर्गर की तरफ देखता है, लेकिन ईट का मतलब कुछ समझ नहीं पाता और दरवाजा खोलकर अगले कमरे में पहुंच जाता है जहां करिश्मा खाना बना रहा था। उसने फ्रीजर के ऊपर एक फोटो लगाई होती है जिसमें जब हिसाशी चेक करता है तो उसे अपने बेटे और बीवी के सर मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो जो बर्गर खा रहा था उसमें उसके बेटे का मीट था। ये जानकर वो बिल्कुल तड़प पड़ता है जिसे करिश्मा कैमरे से देख रहा था और वो हिसाशी को ऐसा तड़पता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। और वहीं हम देखते हैं कि हिसाशी की बीवी हारुका और उसका बेटा अभी जिंदा है, मतलब वो सर करिश्मा ने नकली रखे थे और बर्गर में मीट किसी जानवर का ही था। हारुका उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर करिश्मा कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और यही मेरा काम है। हारुका कहती है कि तुम आर्टिस्ट नहीं किलर हो। अब ये बात उसे चुभ जाती है और वो नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी हारुका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। इसके बाद सीन हिसाशी पर शिफ्ट होता है जिसके पास करिश्मा फ्रॉग वाला मास्क पहनकर आता है और कहता है तुम्हें बर्गर अच्छे से खाना चाहिए था। वो मुझसे भीख मांग रही थी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने पहले उसे ही खत्म कर दिया। अब ये सुनकर हिसाशी उस पर गोली चला देता है, लेकिन करिश्मा वहां से भाग ही जाता है। हिसाशी भी अब उसका पीछा करने लगता है और इसी बीच वहां पुलिस भी आ जाती है। करिश्मा भागते भागते दूसरे फ्रॉग मास्क वाले किसी आदमी के पास पहुंचता है जो कि भागता नहीं, और जब हिसाशी उसके पास पहुंचता है तब वो समझ जाता है कि ये तो हारुका है। वो उसका मास्क उतारता है और उससे मिलकर उसे काफी खुशी होती है। यार समझ नहीं आ रहा ये किलर कैसा किलर है। वहीं करिश्मा भी हिसाशी के बेटे को लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बीवी को मारना होगा, यही एक रास्ता है तुम्हारे बेटे को बचाने का। अब हारुका भी हिसाशी से कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, हमारे बेटे को बचाने के लिए तुम मुझे मार दो। लेकिन हिसाशी ऐसा कैसे कर सकता था। वो सीधा करिश्मा पर ही गोली चला देता है, लेकिन साथ में करिश्मा भी चला देता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। करिश्मा वापस उठकर हारुका को मारने वाला होता है कि वहां पुलिस पहुंच जाती है। फिर उससे बचने के लिए करिश्मा बाहर की तरफ भागता है और धूप की वजह से उसकी स्किन जलने लग जाती है। फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर हम 3 महीने बाद का समय देखते हैं जहां करिश्मा का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और मिकी वहां कर उसको एक इंजेक्शन दे देती है जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। वहीं हिसाशी ने अपनी बीवी और बेटे के लिए अब समय निकालना शुरू कर दिया है।